नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप बुधिनी महोदया एट बुधिनी कुमारी हिंदी चैनल की ओर से पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसे ही अन्य व्याकरण जानकारियों एवं अन्य पाठ्यक्रमों की चर्चा के साथ मैं हमेशा से प्रस्तुत होती रहूंगी और आप मेरे चैनल के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। मैं आपके लिए आसान भाषा में व्याकरण और पाठ्यक्रम लेकर आती हूँ। कृपया मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं अगले अंकों में इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा भी करती रहूंगी समय समय पर। आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, आइए आज हम पढ़ने, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सर्वनाम सबका नाम। सर्व सबका, सर्व का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम क्या होता है? संज्ञा। देखिए, आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम क्या होता है? ये जो संज्ञा शब्द है, इसके नामों की जगह में ये सर्वनाम लिखते आ जाते हैं, इसीलिए सर्वनाम को कहा जाता है सबका नाम। तो आप इसकी परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर लगने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम अर्थात शब्दों पर चर्चा करते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद है? बताइए, सर्वनाम के कुल कितने भेद है? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो आप सर्वनाम की पहली बात तो सबसे पहले आपको 6 भेदों के नाम, चलिए आइए आप भेदों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, आपको सर्वनाम के भेदों को याद करते हुए कभी कभी समस्या होती होगी, तो आप इनको एक तरह से आसान भाषा में समझिए। पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चय अनिश्चय। निश्चय में आ लगा दीजिएगा, अनिश्चय। तो इनके 3 भेद हो गए। पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 6 सर्वनाम हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद है। देखिए, भेद है। इन 6 भेदों को आप कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि ये 6 भेद सर्वनाम के कौन से भेदों, इसके जो शब्द आएंगे आप उनको कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द जो है कौन से भेद में आते हैं? उसके लिए आपको इसकी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आइए उसी कॉन्सेप्ट पर मैं चर्चा करती हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा, नोट हो तो नोट लेकर बैठ जाइएगा, जिससे जो है आज आप सर्वनाम के भेदों को अच्छी तरह समझ जाएं। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं बताइएगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यही पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसके 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिसे हम अपने लिए प्रथम पुरुष भी कहते हैं, यानी अपने लिए जो इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताइए, हम अपने लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? जैसे अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगी? मैं। यदि हम अपने लिए कोई शब्द बोलने जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर जाना है, मुझको ये चाहिए। तो मैं, मुझे, मेरा, और बहुवचन के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, हम घर जा रहे हैं, हमको जाने दो। तो ये जो मैं, मुझे, मेरा, जो मैं अपने लिए इस्तेमाल की हूँ, वह शब्द आ जाते हैं उत्तम पुरुष में। किसमें आ जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, उसमें आ जाते हैं उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। अभी मैंने तो अपने लिए इस्तेमाल कर दिया, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हमको। अब मैं यदि आपसे बात कर रही होंगी तो मैं आपको क्या बोलूंगी? या तो मैं आप बोलूंगी, या तो मैं बोलूंगी तुम, तुझे, तुम्हारा। तो ये जो मध्यम पुरुष है, यह जो है सेकंड पर्सन के लिए, यानी आप दूसरों के लिए, अपने समक्ष जो बैठे उनके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुझे घर जाना है क्या? तुमको क्या काम है? तो ये जो तुम, तुझे, तेरा, तुम्हारा, जो हम दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक किसी तीसरे पर्सन के लिए होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होता है। यहाँ अन्य जो पुरुषवाचक है वो हमारे समक्ष नहीं होता है, वो कहीं दूर होता है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वे लोग जा रहे हैं, उन्होंने अपना काम कर लिया है। तो जो तीसरे के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो दूर होते हैं हमसे, उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन आप,
अन्य पुरुषवाचक थर्ड पर्सन। आइए दूसरी करते हैं, यह, वह, वे। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी पास की वस्तु या दूर की वस्तु, उसको हम कहते हैं कि निश्चय पूर्वक कहते हैं। निश्चय मतलब क्या है, दृढ़ता पूर्वक कहते हैं ये मेरा है। जैसे कि मान लीजिए यह जो घर देख रहे हो ना, यह मेरा घर है। तो यहाँ पर यह जो लगा है, यह निश्चय करवा रहा है कि ये जो घर है वो मेरा है। तो यह, वह, वे, ये सब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी ऐसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जो निश्चित न होकर अस्पष्ट और अनिश्चित हो, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस परिभाषा से यदि आपने ना समझा हो तो इसके उदाहरण के तौर पर इसे समझिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या लगता है, कोई, किसी। अब आप देखिएगा अनिश्चय में क्या होता है, हम डाउटफुल रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या है और क्या नहीं। तो यहाँ पे अनिश्चय मतलब डाउटफुल है ना। जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य दिया है, कोई कुछ नहीं जान सकेगा, कोई कुछ। तो देखिए बाहर कोई आया है, इस शब्द से हमें क्या पता चलता है, हमें पता ही नहीं कि बाहर कोई आया है, कौन आया है। कोई नाम तो नहीं बोल रहा है ना कि वहां पे स्नेहा आई है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर कोई आया है। तो कोई शब्द यदि आपको दिख जाए तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे दिया है किसी, देखिए किसी को कुछ मत बताना। अब किसी को मतलब कोई भी, किसी को भी, इसको भी, उसको भी, तो किसी को कुछ मत बताना। तो यहाँ ऐसे शब्द जो है देखिए, कोई और किसी, ऐसे शब्द यदि आपके वाक्य में लगे हुए हैं और रेखांकित किए हुए हैं तो वहां पर होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि अनिश्चित है, अस्पष्ट है। तो निश्चयवाचक में कौन कौन से शब्द लग रहे हैं, यह, वह, वे। अनिश्चय में कोई, किसी। चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, चौथे भेद की ओर चलते हैं। चौथा भेद कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से शब्द लगते हैं, कौन, किसे, किसका। तो ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई प्रश्न करें तो आप क्या बोलेंगे, कौन आया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भी कोई है, कौन है। यहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होती है, हमेशा एक प्रश्नवाचक जो है आपकी जो लगी थी, हमेशा प्रश्नवाचक के सामने प्रश्नवाचक की चिन्ह लगी होती है, जो चिन्ह है वो लगी होती है। जैसे मान लीजिएगा बाहर कोई आया है, कोई भी है, तो ये किसका नाम है। तो ऐसे शब्द यदि आप वाक्यों में देखें तो आप समझ जाइएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा क्या लगी होगी, मैंने अभी अभी बताया क्या लगी होगी, इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानना बड़ा आसान होता है क्योंकि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगी होती है। आगे आते हैं, हमने पढ़ लिए। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताएगा तो उसे हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा उसके लिए कौन कौन से शब्द लगते हैं, जिसने, जैसा, वह। तो ये जो है ये ऐसे शब्द हैं, जिसने, जैसा, वह, यह शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक वाक्य सुन लीजिएगा, जिसने बंदूक चलाई वह पकड़ा गया। जिसने बंदूक चलाई, वह, जिसने और वह की जो है देखिए कॉम्बिनेशन बनी हुई है, सामंजस्य बना हुआ है। जिसने बंदूक चलाई वह पकड़ा गया, तो जिसने और वह ये दो जो है आपस में संबंध बता रहे हैं, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है जैसा, देखिए जैसा और वैसा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जैसा और वैसा इन दोनों का कोऑर्डिनेशन है, देखिएगा जैसा और वैसा। तो ऐसे शब्द जो दोनों आप दो सर्वनाम शब्द आपस में मिलकर संबंध बता रहे हैं उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते, आइए सर्वनाम की जो छठी भेद है निजवाचक सर्वनाम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए आप निजवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। निज, पहली बात तो आप बताइए निज शब्द का अर्थ क्या है, निज अपने लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी परिभाषा क्या है, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, यानी कर्ता काम को करने वाला अपने लिए करता है, अपने आप के लिए करता है, उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम जो है इसके लिए दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, स्वयं और अपने आप। जैसे कि मान लीजिएगा आपके समक्ष एक वाक्य दिया हो, वह स्वयं चला गया, अपना काम स्वयं करो। तो ये स्वयं वाले शब्द आते हैं, वो कौन से सर्वनाम के भेद में आते हैं,
निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अपने आप, वह अपना काम अपने आप कर लेगा, और अपने आप यदि रेखांकित है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है अपने आप शब्द कौन सा शब्द है, यह निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से आपने आज देखा कि हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी। सर्वनाम की परिभाषा बट हो गया। सर्वनाम, इस तरह से आज आपने देखा सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेद। तो एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम अर्थात सबका नाम, यानी कहने का तात्पर्य है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द लग गए उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि मान लीजिएगा रीना लिखती है, तो रीना की जगह हमने क्या लिख दिया है? अब मान लीजिएगा रीना लिखती है ना, रीना लिखती है, तो हमने रीना की जगह पर क्या लिख दिया है? रीना की जगह हमने क्या लिख दिया? रीना की जगह हमने क्या लिख दिया? वह लिखती है। सर्वनाम के जितने भेद हैं उन भेदों की चर्चा अभी मैं उदाहरण स्वरूप यहाँ पर करूंगी। कृपया इनके उदाहरणों को देखिएगा कि कैसे इसके उदाहरण आते हैं, और उन उदाहरणों से हम कैसे समझेंगे कि ये उस भेद के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका पहला सर्वनाम का भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उसके 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। इसकी चर्चा मैं इसके बाद करूंगी। पहले आप देख लीजिएगा, पहला है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। उत्तम पुरुष में आप मुझे देखिए कि आप बताइए कि कौन कौन से इसमें आपके सर्वनाम पड़ेंगे, कौन कौन से सर्वनाम इसमें लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, और भी बहुत सारे हैं। अब इसमें बहुवचन स्वरूप भी इसमें लगता है। देखिए, हम, हमें, हमको, है ना। तो ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला भेद है सर्वनाम का, उसके अंतर्गत 3 प्रकार आते हैं। उसमें जो पहला प्रकार है उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, इसमें फर्स्ट पर्सन, यानी हम अपने लिए जो इस्तेमाल करते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमको। तो आपको याद हो गई उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं। ये इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप इसके उदाहरण देखिएगा। इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि लिखा होगा, मैं घर जा रही हूँ, तो मुझे कोई बाजार जाना है। अगर यहाँ से अगर बहुवचन के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे? हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। यहाँ बहुवचन स्वरूप भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत जो प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्दों का, मैं, मुझे, मेरा, मुझको। मध्यम पुरुष में हम जिससे बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो बैठे हैं या जिनसे मेरी बात हो रही है, उसके लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, उसके लिए हम कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि आपके मित्र सामने बैठे हों या आपके परिजन सामने बैठे हो, आपके परिवार वाले सामने बैठे हो, तब आप उनके लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? तुम्हें, तुझे, तेरा, तुझको, तू। और इसके अलावा भी है, बहुत सारे हैं और, है ना। तो इसके उदाहरण देखिएगा, जैसे इसके उदाहरण दिए हैं, तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें अगर रेखांकित की गई है, अंडरलाइन है तुम्हें, तो आप समझ जाइएगा ये सर्वनाम तो है। सर्वनाम के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से प्रकार में आते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये जो हम सेकंड पर्सन है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, उसके लिए हम कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तुम्हें, तुझे, तेरा, तुझको, तू। और इसका दूसरा उदाहरण भी देख लीजिएगा, तुझे अपना घर याद है। तो अगर आपके सामने रेखांकित की गई है तुझे, तो आप समझ जाइएगा कि तुझे का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम के कौन से भेद में? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से प्रकार में है? दूसरे प्रकार में है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। तीसरे प्रकार में आते हैं, यह है तीसरा प्रकार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने पहले बताया, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन। तो देखिए, तीसरे जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये जो
पहले तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, दूसरे आप हो, तीसरा कौन है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है पर कहीं दूर है हमसे। हम उनके लिए किन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं? जो हमसे दूर होते हैं उनके लिए हम किन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं? वे, उन्हें, उन्होंने, उनको आदि। देखिएगा इसका उदाहरण कैसे है, इसकी उदाहरण देखिएगा। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? कभी कभी हम कहते हैं ना वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो हमारे सामने नहीं होते हैं, वो दूर ऐसे हमको दिखते हैं कि वो जा रहे हैं, तो वे इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि तू कहाँ जा रहा है, हम ऐसे नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं? वे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो वे होती है यही होती है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले प्रकार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम कहते हैं, देखिए उन्होंने अपना काम कर लिया। अगर आपके सामने एक वाक्य आए जिसमें रेखांकित हो उन्होंने, उन्हें, उनको, तो आप इस शब्द से, सर्वनाम शब्द से आप ये समझ जाइएगा कि ये कौन सा प्रकार है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी तीसरे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस उदाहरण से आप समझ गए। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो हमें यह दर्शाता है कि जो भी बातें बताई जा रही वो निश्चित है। वो निश्चित है कि ये जो चीजें बताई जा रही है वो हमारी है या हमसे वो संबंध रखती हैं। तो देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं? यह, वह, वे। विद्यार्थियों कि आप जो है ये जो शब्द दिए हैं सर्वनाम शब्द, इसे याद कर लेना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, वे हैं। तो यह स्पष्ट है कि जो चीजें बताई जा रही है वो उसी की हैं। उसके वाचक सर्वनाम हमें यह बताता है कि जो भी चीजें बताई जा रही है सर्वनाम शब्दों के द्वारा, यह, वह, वे यदि लगे हों और बताई जा रही हो कि वो चीजें उसी की है, या वो जो है पूरा निश्चित करवा रही हैं कि जो भी चीजें बताई जा रही हैं उससे उस कर्ता का संबंध है, तो वहां पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप याद क्या है यहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप देख लीजिएगा एक निश्चय है तो इसमें सिर्फ आ लगाना है। निश्चयवाचक। निश्चय मतलब डाउटफुल, संदेह है, हमें पता ही नहीं है कि वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, अस्पष्ट है। अस्पष्ट, डाउटफुल, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके लिए किन किन कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होते हैं? कोई, कुछ, किसी को। ये जो सर्वनाम शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के लिए, अनिश्चय सर्वनाम शब्दों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इसके उदाहरण को देखिएगा। इसके उदाहरण क्या लिखा है? बाहर कोई आया है। अब यहाँ पर देखिएगा, मान ली रेखांकित किया हुआ है कोई, तो ये कोई शब्द क्या बता रहा है? डाउटफुल है, पता ही नहीं कौन आया है ना, हमें मालूम ही नहीं कि बाहर कोई आया है। कोई, अभी कोई अगर आपके परिचित का होता तो कहते कि बाहर रोहन आया है, बाहर रमना आई है। तो यदि कोई लगा दिया गया है किसी भी वाक्य में, यदि आपका कोई लग जाता है तो वहां पर अनिश्चित होता है, पता ही नहीं है कि क्या है, कौन है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो ये कोई शब्द यह दर्शा रहा है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आप देखिएगा किसी को शब्द ये दिया है, किसी को कानो कान खबर ना होगी। अगर किसी को सर्वनाम शब्द लिखा हुआ है, रेखांकित है, और आप समझ जाइएगा उससे यह आपको यह पता चल जाना चाहिए कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको इसके लिए करना क्या है विद्यार्थियों? आपको क्या करना है कि इसके जो शब्द होते हैं ना, सर्वनाम जो शब्द होते हैं उसको याद कर लेना है या उसको लिख लेना है। सर्वनाम, प्रश्न से ही आप यह समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए आसानी ये होती है ना, जब भी प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं आप देखिएगा उसमें इस तरह का क्वेश्चन मार्क, जिसे आप कहते हो अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। और इसके लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर देखिएगा, कौन, किसे, किसका। तो इसके लिए उदाहरण कौन कौन से बनते हैं? देखिए उदाहरण बनते हैं जैसे बाहर कौन है, बाहर कौन है, और उसके बाद लगा दी जाएगी आपकी प्रश्नवाचक चिन्ह। बाहर कौन है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होगा और रेखांकित होगा कौन। तो इससे आप यह कौन और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कौन सा है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है किसका बैग, किसका थैला छूट गया है। अगला उदाहरण देखिए, किसका थैला छूट गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर रेखांकित होगा किसका और आपके यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्या होगा यहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह से भी आप पता लगा सकते हो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है और आपका जो है किसका, तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो शब्द होते हैं सर्वनाम के, इनको याद कर लेना है इसके अंतर्गत। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। किसका थैला छूट गया है, किसका रेखांक याद। सर्वनाम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? जहां एक वाक्य में, जहां एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ वाक्य में संबंध दर्शाई जाए, बताई जाए, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के साथ कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देख लीजिएगा। जिसने, वह, जैसा, वैसा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो वाक्य रहेंगे, एक वाक्य एक उपवाक्य, और दोनों आपस में संबंध बता रहे होंगे। जैसे आप देख लीजिएगा उदाहरण स्वरूप देख लीजिएगा, जिसने और वह। ये जो जिसने शब्द लगे हैं सर्वनाम के और वह शब्द लगे हैं, उसे देखिएगा। जिसने चोरी की, जिसने चोरी की, वह पकड़ा गया, वह पकड़ा गया, वह पकड़ा गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है, जिसने और वह। ये जो दो शब्दों का प्रयोग है, यह दर्शा रहा है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कहने का तात्पर्य है एक वाक्य में एक वाक्य नहीं होगा, उसके साथ एक उपवाक्य भी जुड़ा होगा और दोनों सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बता रहे होंगे। दोनों सर्वनाम शब्द एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे जिसने चोरी की, वह पकड़ा गया। अब जिसने शब्द भी सर्वनाम है, वह शब्द भी सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर किस किस के बीच में संबंध बताई जा रही है, बताइएगा। किस किस के बीच में संबंध बताने, समझ लीजिएगा। रिलेशनवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं का, खुद का। तो निज कहते हैं अपने आप के लिए। तो हमारे अपने आप के लिए कौन कौन से दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? सर्वनाम शब्दों का कौन से दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा है, देखिएगा। स्वयं और अपने आप। इसको आप लिख लीजिएगा। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं और अपने आप। इससे पहले भी आपने देखा, प्रथम पुरुषवाचक में आपने देखा, हम अपने लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम शब्दों का। मैं, मुझे, मेरा, मुझको। पर यहाँ पर निज जो है, निज अलग है। निजवाचक में क्या है? इन्हीं दो शब्दों का, इसके अलावा खुद का भी इस्तेमाल होता है। स्वयं और अपने आप, इन शब्दों का इस्तेमाल यदि आपको प्रयोग दिखाई दे वाक्यों में, तो आप यह समझ जाइएगा कि वो कौन से सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए उदाहरण देखिएगा, जैसे उसने अपना काम स्वयं कर लिया है, स्वयं कर लिया है। यहाँ पर आप देखिएगा, आपके लिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द और भी है, परंतु यहाँ पर यदि रेखांकित हो स्वयं, तो इस स्वयं से आप अपने आप यह पता लगा लीजिएगा कि स्वयं शब्द तो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम के जो दो बात बताई गई है, दो सर्वनाम शब्द बताए गए हैं, स्वयं और अपने आप। तो स्वयं शब्द तो निज के लिए है, अपने के लिए है, तो यहाँ पर हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है अपने आप, दूसरा है अपने आप। देखिए आप, वह अपने आप चला गया, वह अपने आप चला गया। तो यहाँ पर यदि रेखांकित हो अपने आप, याद कीजिएगा, यहाँ पर रेखांकित हो अपने आप, तो इसे भी आप यह पता लगा सकते हैं कि यह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम आ गया। यदि आपने देखा कि अपने आप और वो रेखांकित भी है, तो वो होती है निजवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों, देखा आपने जो हमारे सर्वनाम के जो 6 भेद थे, उनके उदाहरण स्वरूप मैंने आपके समक्ष उसकी व्याख्या की है, उसकी चर्चा की है। तो देखते रहिएगा, ऐसे जो रेखांकित करने वाले शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, इससे आपके सर्वनाम बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो आशा है आपको जो है मेरी कक्षा बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी कक्षा पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मेरा विश्वास और अधिक बढ़ता रहे। मेरे